हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल पॉलिटिकल साइंस के उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने राजनीति विचारक प्लेटो के बारे में बात की थी और उनके जीवन परिचय को बताया था, और आज की वीडियो में मैं उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूँगी। ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो उसे प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकूँ। और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय विषयक ग्रंथ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो का न्याय विषयक ग्रंथ कौन सा है, तो रिपब्लिक है। ये आप कर लीजिएगा। न्याय विषय किसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आरंभ और अंत दोनों ही न्याय के बातों से ही होता है। फिर नेक्स्ट है, न्याय सिद्धांत की व्याख्या से पूर्व किन सिद्धांतों का खंडन किया। तो उन्होंने न्याय की व्याख्या से पूर्व परंपरावादी, उग्रवादी और यथार्थवादी, सॉरी यहाँ यथार्थवादी थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, तो इसे आप देख लीजिएगा, सिद्धांतों का इन्होंने खंडन किया। परंपरावादी के प्रतिपादक सेफाल्स थे, उन्होंने परंपरा को न्याय से जोड़ना सही नहीं समझा, इसलिए इसे खंडन किया। उग्रवादी के थ्रेसिमेकस थे, उन्होंने उनका मानना था कि न्याय तो नैतिकता से संबंधित है, उसमें उग्र विचारों का कोई स्थान नहीं होता, तो इसलिए उग्रवादी का भी उन्होंने खंडन किया। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक ग्लॉकॉन थे, उसका भी उन्होंने खंडन किया, और उन्होंने इन तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए कहा कि ये धारणाएं एकांगी, पक्षपातपूर्ण तथा दोषपूर्ण है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह शासन के संचालन पर आधारित है। इसे आप जरूर से याद रखिएगा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पे आधारित है, शासन के संचालन पे। मतलब शासन कैसा होगा, शासन का रूप क्या होगा, शासन कौन करेगा और कौन से व्यक्ति इसके मतलब शासनकर्ता होंगे, ये सब बातों का इसमें उल्लेख किया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में, प्लेटो का न्याय सिद्धांत के प्रमुख तत्व। ये जो तत्व है, इनसे आपको पूरे इस न्याय सिद्धांत को समझने में सहायता होगी। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप देख लीजिए। न्याय एक आंतरिक तत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्याय एक आंतरिक तत्व है, हम कह सकते हैं कि अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में भी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार अगर हम उसे मेहनताना देते हैं या फल देते हैं, तो वह व्यक्ति के साथ हम न्याय करते हैं। और अगर वो उसके कार्य के अनुसार हम उसे पैसा नहीं देते हैं, या फिर कोई भी चीज़, पैसा हो या कोई भी चीज़ नहीं देते हैं जो उसका वह हकदार है, तो उसके साथ अन्याय होगा। तो ये एक आंतरिक तत्व है। यह मानव आत्मा से संबंधित है। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि यह मानव आत्मा से संबंधित है। जैसा कि प्लेटो ने इसके 3 गुण बताए हैं, बुद्धि, साहस और तृष्णा, तो यह मानव आत्मा से संबंधित है। नेक्स्ट है, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति में जिस चीज़ की प्रधानता है वह उस चीज़ को करेगा। जैसे कि जिसमें बुद्धि और विवेक है वो शासन का कार्य करेगा, और जिसमें साहस का वह सैनिक वर्ग का कार्य करेगा, और जिसमें तृष्णा व उत्पादक वर्ग का कार्य करेगा। और शारीरिक एकता का सिद्धांत का अर्थ है कि ये तीनों वर्ग, सैनिक, उत्पादक और शासक, ये तीनों वर्ग अपने अपने अनुसार कार्य करेंगे और किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करते हुए एक एकता के साथ कार्य करेंगे, तो इसे ही हम शारीरिक एकता का सिद्धांत कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, दार्शनिक शासक का विशेष स्थान। न्याय के सिद्धांत में उन्होंने दार्शनिक शासक को न्याय के बारे में बताया है तथा न्याय कैसा होना चाहिए इस पर विशेष जोर दिया है। और नेक्स्ट है, शिक्षा व साम्यवाद पर इन्होंने विशेष बल दिया है। और आते हैं हम अब उनके इसके नेक्स्ट बात पर, प्लेटो के न्याय का निवास स्थान कहाँ बताया है, तो उन्होंने न्याय का निवास स्थान आत्मा में बताया है। न्याय का निवास स्थान आत्मा में बताया। फिर नेक्स्ट है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में श्रम विभाजित किया है। तो ये जो श्रम विभाजन है, इन्होंने 3 स्तर पे किए हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक। शासक वर्ग में बुद्धि से जो प्रधान व्यक्ति हैं वो रहेंगे, सैनिक में जो साहस से प्रधान व्यक्ति, और जो उत्पादक में जो तृष्णा से। उत्पादक वर्ग कृषि पशुपालन का कार्य करेंगे, सैनिक वर्ग रक्षा का कार्य करेंगे, और दार्शनिक वर्ग राज्य के संचालन का कार्य करेंगे। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के न्याय के 2 रूप बताए, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। जैसा कि व्यक्तिगत न्याय का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में जिसकी रुचि है, प्रधानता है, उसी को वह करता है और बिना हस्तक्षेप के, तो यह व्यक्तिगत न्याय है। और सामाजिक न्याय है कि हर वर्ग अपने अपने
अनुसार कार्य करेगा, अपने गुण के अनुसार कार्य करेगा और किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो यह सामाजिक न्याय होता है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व दिया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सबसे अधिक महत्व किसको दिया है, तो सबसे अधिक महत्व उन्होंने राज्य को दिया है, फिर वर्ग को दिया, फिर व्यक्ति में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य, तो राज्य को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है। फिर मैंने जैसा कि व्यक्तिगत न्याय के बारे में बताया, उसे मैंने इसे यहाँ पे डील किया ताकि आपको अच्छी तरह से व्यक्तिगत न्याय के बारे में समझ में आए। तो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में बताया है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व बुद्धि, शौर्य, तृष्णा जब उचित अनुपात में किसी में मिले तो वह है व्यक्तिगत न्याय। तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट है, प्लेटो ने न्याय प्रशासन की स्थापना के लिए 4 प्रकार के न्यायालय की चर्चा की है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकार के न्यायालय की स्थापना की है, 4। तो उसमें पहला है स्थायी पंचायत न्यायालय, जिसमें स्थायी रूप से हर जगह पंचायती न्यायालय हो। फिर क्षेत्रों पे हर क्षेत्र में पंचायत न्यायालय की व्यवस्था हो, उसमें विशेष चुने गए न्यायाधीश हो। और फिर संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए न्यायालय की स्थापना की है, जहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान हो। और प्लेटो का न्याय आधारित है कार्य विशिष्टीकरण, जैसा कि पहले भी बताया। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य विशिष्टीकरण, जिसमें कि हर व्यक्ति अपने गुण के साथ कार्य करे, और बिना हस्तक्षेप के किसी में कोई हस्तक्षेप ना हो, आत्मसंयम बनाए रखे। ये सारे चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, ये सब मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि न्याय का यही सब मेन चीज़ है, और ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप न्याय सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन इसी तरह घुमा के आएगा। तो मैंने इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। फिर नेक्स्ट है, प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को क्या कहा है, क्लास ऑफ आयरन एंड ब्रास। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को क्या कहा, तो क्लास ऑफ आयरन एंड ब्रास। इसका मतलब होता है कि उत्पादक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, बिना उत्पादक वर्ग के किसी का जीवन व्यापक अच्छी तरह से नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है, प्लेटो के न्याय को नेटलशिप कहा, लेंस ऑफ ड्यूटी कहा है। उन्होंने न्याय को नेटलशिप कहा है क्योंकि उनका मानना था कि कर्तव्य के जगह पर नैतिकता का अनुसरण करना चाहिए, कर्तव्य पालन ही राज्य का आधार होता है। तो ये सब इसीलिए उन्होंने नेटलशिप को कहा है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, इनका नेक्स्ट सिद्धांत है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और इसी के ये सिद्धांत प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत आधारित है एथेंस की बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा की सैनिक शिक्षा। ये दोनों जगह की शिक्षा को लेकर ही नए रूप में इन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति की व्याख्या की है। और फिर नेक्स्ट है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्व। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसका उन्होंने एक कार्यक्रम पेश किया था, जिसके ये महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें था शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए, यूनानी शिक्षा का विकास। इसका अर्थ है कि एथेंस और स्पार्टा के दोनों के शिक्षा पद्धति को मिलाकर एक नए यूनानी शिक्षा का विकास होना चाहिए। फिर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व के अनुसार उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का विकास। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस मनोविज्ञान का हो उसी को उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना है, उन्हें उनके कर्तव्यों का ज्ञान देना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। ये इसके बिना मतलब कि आदमी अधूरा, इसे हर चीज़ का ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं हो पाता। तो शिक्षा के द्वारा ही हम अपने कर्तव्यों को जानते हैं, पहले भी और अब भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य ही बताया कि हर व्यक्ति को नागरिक बनाना और उसके कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षा के द्वारा दार्शनिक राजा तैयार कर आदर्श राज्य का निर्माण करना होना चाहिए। मतलब कि दार्शनिक राजा शिक्षित होना चाहिए, और ऐसा राजा अगर होगा शिक्षित तो आदर्श राज्य जरूर निर्मित होगा। तो ये सब था इसके इम्पोर्टेंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, प्लेटो के ग्रंथ को शिक्षा पर आधारित ग्रंथ कहा है। किसने कहा है, तो रूसो ने कहा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेटो के ग्रंथ को रिपब्लिक को शिक्षा पर आधारित किसने कहा है, रूसो ने कहा है। रूसो ने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ इसमें रिपब्लिक में शिक्षा के बारे में विशद व्याख्या की गई है। फिर प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा के स्तर, तो प्राथमिक शिक्षा के 3 स्तर बताए गए हैं, जिसमें पहला स्तर है जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक, फिर 6 वर्ष से
18 वर्ष तक, फिर 18 वर्ष से 20 वर्ष तक। उसके बाद उच्च शिक्षा के स्तर हैं, यह है 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच और 30 से 35 वर्ष की आयु के बीच। आप इसका एज वाला ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं। और मैंने अब इसे विस्तृत रूप से बताया है आगे, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का प्रथम स्तर जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक है, इसमें सरल कहानी एवं उदाहरणों द्वारा नैतिक एवं धार्मिक सत्य का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाता है जिससे उन्हें ज्ञान का बोध हो। और आते हैं अपने नेक्स्ट पर। प्राथमिक शिक्षा के द्वितीय स्तर में बच्चों को शरीर और मन दोनों के विकास पर जोर दिया जाता है शरीर और मन दोनों के विकास पर जोर दिया जाता है। और प्राथमिक शिक्षा के तृतीय स्तर जो कि 20 से 30 वर्ष का है, इसमें दैनिक शिक्षण की व्यवस्था के पर जोर दिया जाता है। और इन सबको पास करने या इस पर सफल होने के बाद हम उच्च शिक्षा के स्तर पर जाते हैं, जिसके पहले स्तर में गणित, ज्यामिति एवं ज्योतिष शास्त्र जो कि वैज्ञानिक विषय माने जाते थे, उस पर ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद ये 20 से 30 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। और उसके बाद नेक्स्ट है उच्चतर शिक्षा के दूसरे स्तर में द्वंद्वात्मक अध्ययन पर बल। इसमें 30 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए ये था। तो इसमें द्वंद्वात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। द्वंद्वात्मक अध्ययन का अर्थ होता है कि जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के सार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक अध्ययन को क्या कहा है? प्लेटो ने द्वंद्वात्मक अध्ययन को द साइंस ऑफ सुप्रीम रियलिटी कहा है, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु के सार का ज्ञान प्राप्त करना। और ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं प्लेटो के दार्शनिक राजा और राज्य संबंधी विचार को लेकर आप सबके समक्ष आऊँगी। थैंक्स।